आप सभी का एक बार पुनः इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो कविता की रचना प्रक्रिया है। उस रचना प्रक्रिया पर जो एग्ज़ाम में जो हम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में इस जो ये विषय वस्तु है कविता की रचना प्रक्रिया, इस पर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, ये जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बिंदु है जो पिछले साल ही सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की जो हिंदी आधार जो विषय जो पाठ्यक्रम है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो बच्चों, हम सबसे पहले अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो टॉपिक है इसमें से हम किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, इस पिछले वीडियो के माध्यम से हमने इस पूरी कविता की जो रचना प्रक्रिया है उसके बारे में, उसके घटकों के बारे में, उसके अंगों के बारे में, कविता बनती कैसी है उसके बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, तो हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कविता क्या है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कविता आखिर है क्या। तो बच्चों, विषय कविता क्या है इस बात का हमने पहले भी अध्ययन किया है वीडियो 1 के माध्यम से कि विषय कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी जटिल, व्यापक अथवा संकीर्ण क्यों ना हो, यदि लिखी हुई, बोली हुई अथवा गुनगुनाई हुई पंक्तियाँ हमारे मन को छूती हैं, हमारी अंतश्चेतना, हमारा हृदय और हमारी संवेदनाओं को जगाती हैं, तो ऐसी पंक्तियों को कविता कहा जाता है। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। संवेदना ही कविता का जो कविता की रचना प्रक्रिया का मूल तत्व होता है। और एक कविता है हमारे हृदय को छूती है और कभी कभी हमें झकझोर देती है। और वो झकझोरने नहीं है, भावनाओं की आंधी है। वही जो है उसी को व्यक्त करने के लिए कवि कविता की रचना करता है। और वो कविता कभी कभार हमको गहरी नींद से जगाती भी है। कविता हमारे मन की कोमल भावनाओं को लयात्मकता में पिरोती है। देखा जाए तो वास्तव में राग जो लय तत्व है कविता का वह गुण है जो हमें संवेदात्मक स्तर पर संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और अपना बना लेने का बोध पैदा करता है। तो कविता क्या है? कविता एक कवि के मनोभावों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। और ये जो मनोभाव हैं वो पाठक के हृदय को, उसकी अंतश्चेतना को, उसके मन को छूते हैं, उसकी संवेदना को छूते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो यही कविता है। बच्चों, हम बात करें अब इसके दूसरे प्रश्न की कि दूसरा प्रश्न कैसा होता है कि बिंब क्या है और कविता में बिंब का क्या कार्य है। हम बात करें बिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। कुछ शब्दों को सुनकर मस्तिष्क में अनायास ही, अचानक ही कुछ चित्र उभर आते हैं और जब ये जो चित्र हैं शब्दों के सहारे कविता के भाव का चित्र खींच देते हैं तो इसे हम बिंब कहते हैं। बिंब अर्थात शब्द चित्र। काव्य में बिंब प्रतीक के रूप में अथवा सजावट के रूप में तो कार्य करते ही हैं, साथ ही कविता के जो भाव है, उसकी भाषा है, उसको विशिष्ट अर्थ भी प्रदान करते हैं। प्रतीक एवं शब्द चित्रों की सार्थकता रचना में तब पूर्ण होती है जब वह कविता के भाव, उसके चरित्र और उसके बिंबों को उकेर कर काव्य पंक्तियों में व्यक्त होने लगती है। तो बच्चों, जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि जो बिंब हैं वो बिंब कविता के मूल भावों को पकड़ने के लिए 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां उस 5 उंगलियों का काम करती है। इसीलिए जो बिंब हैं ये भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से को केंद्र में रख करके बनाए जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हमारी? नाक, कान, जीभ, त्वचा और आँख। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या बन सकता है इसमें कि छंद किसे कहते हैं। जैसा हमने
पहले पढ़ा हुआ है। छंद अर्थात कविता की शारीरिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको हम डिसाइड करें कि कविता किस रूप में पाठकों और श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत होगी। छंद अर्थात कविता की शारीरिक बनावट। छंद काव्य का अनिवार्य तत्व है। कविता में शब्दों और अर्थों की आंतरिक लय को छंद बनाए रखता है तथा कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। उस कविता को बहुत आकर्षक बनाता है। वह हमारी अनुभूतियों को लय, तान और राग से स्पंदित करता है, उसमें नया जोश उत्पन्न करता रहता है। कवि की आत्मा का नाद ही लय के रूप में छंदों में प्रतिष्ठित होता है कि कवि के मन के जो भाव हैं, उनकी जो आवाज़ है, वो छंद के माध्यम से कविता में व्यक्त होती है। छंद कवि के भावों को तीव्रता प्रदान करता है, कविता को रमणीय, आकर्षक, सजीव बनाकर रस निष्पत्ति में सहायक होता है कि छंदों के माध्यम से कविता आकर्षक बनती है और श्रोताओं को उस कविता को पढ़ करके और अधिक आनंद की अर्थात रस की प्राप्ति होती है। छंदों के माध्यम से कविता में संगीतात्मकता, लयात्मकता उत्पन्न होती है। बताया आपको मैंने, छंद कई प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। हमारी पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर मुक्त छंद की कविताएं, मुक्त छंद में कविताएं लिखी जाती हैं। बाकी सवैया है, कवित्त है, ये भी छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कि कविता में शब्द चयन का क्या महत्व है। कि जो कवि का जो संवेदना और राग के बाद कवि को जो सबसे महत्वपूर्ण घटक कविता का, जो कविता लेखन का होता है, वो होता है शब्दों का चयन करना, शब्दों से खेलना। कविता में सार्थक शब्दों का चयन, अर्थ जो कविता के भावों को अभिव्यक्त करे, कविता के स्वरूप को और भी आकर्षक बनाता है। कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक चुनाव के द्वारा ही अपने सुंदरतम रूप में साकार होती है। अपने हृदय की बात कहने के लिए कवि ऐसे विशिष्ट शब्दों का चयन करता है, चुनता है, जिससे रचना प्रभावशाली, आकर्षक और रोचक बनती है। शब्द शक्ति है, शब्दों के गुण हैं, अलंकार युक्त भाषा है, लय और तुक है, छंद है, रस है, चित्रात्मक भाषा और जो बिंब है, इन सब की सहायता से ही कविता का स्वरूप आकार ग्रहण करता है। तो इन सब में देखा जाए तो इस शब्द का चयन है, ये भी कविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है कविता लेखन के लिए। बच्चों, अगला प्रश्न है कि एक अच्छी कविता में क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, कि अच्छी कविता कब अच्छी मानी जाएगी, उसका क्या मापदंड है, क्या उसका क्राइटेरिया है। बच्चों, एक अच्छी कविता में मन और मस्तिष्क, श्रोता और पाठक और सृजक तीनों के मन और मस्तिष्क को आकर्षित करने का गुण होना चाहिए। श्रोता और पाठक उसे बार बार सुनने अथवा उसे बार बार पढ़ने की उसकी इच्छा करे। पढ़ने और सुनने के बाद भी अच्छी कविता कभी भूलती नहीं है, तो उसे अविस्मरणीय भी होनी चाहिए। उसके भाव मन और मस्तिष्क में कहीं रह जाते हैं, स्मृति में बार बार कविता के भाव और उसकी पंक्तियाँ कौंधती रहती हैं, हृदय हिलोरे लेता है और कविता के भावों से आह्लादित रहता है, प्रसन्न रहता है। यदा कदा कभी कभी हम उसे गुनगुनाने या अपनाने का प्रयास भी करते हैं, फिर अवसर पाते ही उसकी चर्चा करते हैं। एक अच्छी कविता हमारे मन पर राज करती है। तो कविता रोचक होनी चाहिए, मन और मस्तिष्क को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, उसे बार बार पढ़ने और सुनने का मन करे ऐसी होनी चाहिए, और उसे गुनगुनाने का मन करे, उसे अपनाने का मन करे ऐसी भी होनी चाहिए। और जो कविता है वो सर्वजन हिताय होनी चाहिए, सभी के मंगल कामना या सभी के कल्याण के लिए होनी चाहिए। तो बच्चों, एक अच्छी कविता में इस प्रकार के गुण होते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कि कविता की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर क्या है कविता का। तो बच्चों, साहित्य की अन्य विधाएं, कहानी, निबंध, स्मरण, संस्मरण, इनकी तरह कविता की संरचना बहुत विशिष्ट तरीके से होती है, बहुत स्पेशलाइज होती है। कविता की संरचना में अर्थ विस्तार के लिए
अर्थ को, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए रचनाकार प्रतीकात्मक भाषा और बिंबों का प्रयोग करता है। कविता के सृजन में, कविता के जो निर्माण में एक प्रभावपूर्ण लय और गति समाहित होती है। गीत हो या मुक्तक या छंदबद्ध, छोटी कविता हो या बड़ी, या जो बड़ी कविता या अन्य कोई भी विधा क्यों ना हो, कविता में सहज आवेग का होना उसका विशिष्ट गुण है। भावनात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए, कविता में आवेग होना चाहिए। यही कारण है कि इसकी रचना प्रक्रिया भी अलग अलग सहज मनस्थितियों की अपेक्षा रखती है। कि वही जो मनोभाव है, ये व्यक्तिगत सोच के ऊपर, व्यक्ति के नज़रिए के ऊपर, उसके व्यक्ति के मन में उभरने वाले आवेगों पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की मन स्थिति, मेंटल कंडीशन, हृदय की अवस्था कैसी है। उसी प्रकार कविता जन्म लेती है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि कविता कैसे बनती है, कविता का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, कविता बनाने की सबसे प्रथम जो अवस्था है वो है कि उस कविता का जो मूल भाव है वो संवेदना और राग तत्व के द्वारा आपके हृदय को छूना चाहिए। इसके बाद आता है शब्दों से दोस्ती, शब्दों के साथ खेलना, भाषा में भाव के साथ उन शब्दों को पिरोना, शब्दों के भीतर समाये विशिष्ट अर्थों की परतों को खोलना, संदर्भ के अनुसार, उस भाव के अनुसार, रेफरेंस के अनुसार, भाव अनुसार विशिष्ट अर्थ ढूंढना, ध्वनियों को सहेजना, जोड़ना और फिर एक लय के साथ एक व्यवस्था में पिरोने से कविता का निर्माण होता है, जो कि एक जो परिवेश है, एनवायरमेंट है, और उस भाव द्वारा परिचालित होती है। रचनात्मकता, सृजनात्मकता व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है, ये प्रकृति प्रदत्त है और जो हर इंसान में किसी न किसी रूप में उसके अंदर होता है। प्रारंभ में या शुरुआत में कविता लिखते समय तुकबंदी का प्रयास करता है कवि, और तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे वो कविता है वो रचनात्मकता का व्यक्ति के अंदर वो है, रचनात्मकता जन्म लेने लगती है और इस प्रकार कविता बनने लगती है। पहले छोटी कविता बनेगी, फिर कच्ची बनेगी, इसके बाद अपरिपक्व बनेगी और फिर धीरे धीरे एक प्रॉपर व्यवस्था में आकर एक परिपक्व, एक सुंदर कविता का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये कविता की रचना प्रक्रिया है। बच्चों, हम बात करें कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कि ऐसे कौन कौन से घटक हैं जिसको हमने पहले वीडियो में भी अध्ययन किया था कि कविता के प्रमुख घटक हैं भाषा का ज्ञान, शब्द के अनेक अर्थ और वाक्य गठन की विभिन्न जो प्रणाली हैं और विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान कविता के प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा छंद अनुशासन की जानकारी, समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठाक जानकारी, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की कला है, छंदों का ज्ञान है, इसके बाद शब्दों का ज्ञान है, संवेदना है, राग तत्व है। ये सब क्या हैं? ये सब कविता के प्रमुख घटक, तत्व या अवयव माने जाते हैं। बच्चों, इसका अगला प्रश्न है कि अलंकार क्या है, जो कि कविता का भी एक मुख्य घटक है, और इनकी काव्य में क्या उपयोगिता है। कि जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री द्वारा आभूषण पहन लिए जाने पर उसका सौंदर्य और अधिक निखर जाता है, उसी प्रकार जो कविता है अलंकार रूपी आभूषणों से अपने सौंदर्य को और अधिक बढ़ाती है। किंतु अलंकार काव्य की सौंदर्य वृद्धि का साधन मात्र नहीं है, बल्कि काव्य के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों के लिए भी अलंकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अलंकारों से काव्य में रमणीयता आती है और भावोत्कर्ष में सहायता मिलती है। कवि अलंकारों के माध्यम से भावों को भली प्रकार और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकने में सक्षम होता है। बच्चों, आज के इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न देखें कि कविता, संगीत और चित्रकला और भी जो अन्य कला, नृत्य कला है, उनसे अलग कैसे है, क्या कारण है उसको हम अलग मानते हैं। संगीत में स्वर, ताल और वाद्य यंत्र होते हैं। चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है। किंतु कविता लिखने के लिए हमें किसी प्रकार के कोई बाह्य उपकरण, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। कवि के उपकरण जो क्या होते हैं, आसपास का परिवेश, एनवायरमेंट, समय और विभिन्न सांसारिक विषय होते हैं।
जिसके अंतर्गत हम दैनिक जीवन जीते हैं। कवि अपने ज्ञान, रुचि और इच्छा के अनुसार शब्दों की संपदा कवि जुटाता है और उसे एक लयात्मक व्यवस्था के तहत गठित करता है। इस प्रकार जो कविता है वो संगीत और कला की तरह विभिन्न उपकरणों, यंत्रों की सहायता से सिखाई नहीं जा सकती, बल्कि ये व्यक्तिगत रचनात्मकता के कारण स्वयं विकसित होती है। और कहते हैं जो कविता है, कि कविता लेखन की जो कला है ये प्रकृति प्रदत्त होती है, नेचुरल होती है। इसे बाह्य रूप में किसी व्यक्ति के अंदर डाला नहीं जा सकता है। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताए हैं वो आपके लिए उपयोगी होंगे और आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, इन दोनों वीडियो के माध्यम से मैंने इस काव्य प्रक्रिया पर आधारित जो विषय बिंदु था इसको समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को ज़रूर बताइएगा। बच्चों, आपको इन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।